अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। और मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं और पाकिस्तान की आला अदालत ने में से 3 रुकनी बेंच ने जिसकी सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन कर रहे थे और उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी मौजूद थे। उन्होंने बिल आखिर CCPO लाहौर जो ग़ुलाम महमूद डोगर हैं जिनको चौधरी परवेज़ इलाही ने लगाया था, उनको बहाल कर दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही की ख्वाहिश थी जो बको उस मुबैना ऑडियो कॉल में जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर से की थी कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी उस बेंच में शामिल होने चाहिए, तो वो ख्वाहिश भी पूरी हुई। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी भी मौजूद थे, उनके सस्पेंड शुदा वो बहाल हुए। CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर भी जिनके बारे में मेजर मुबशर की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो उनके बारे में बड़ी संगीन इल्ज़ामात भी उन पर लगाती है कि वो कब्ज़ा माफिया और पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर वो इल्ज़ामात हैं। लेकिन बहरहाल हम बात करेंगे, जो इस केस को कवर करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे अदील सरफराज RTV के सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट हैं। इसके अलावा मरीम नवाज़ Jio TV की सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं दोनों। तो मैं तो आपको पता है वैसे ही घूमते फिरते आता हूँ क्योंकि मैं जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनको कवर करने आता हूँ। ज़ाहिर बात है, उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, एक डिक्टेटर को, उन्होंने जो गद्दार आमिर था उसको फांसी की सज़ा को उनकी ख़त्म करने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था। उस फैसले को क्या उन्होंने उस अदालत को उड़ा दिया था। उसके बाद तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हर फ़ौजी जो आर्मी चीफ़ होता है उसको पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने के ऊपर एक दफ़ा ज़रूर सोचना चाहिए। बड़ी आसानी होती है, आर्टिकल 6 की कोई हैसियत नहीं है। और इसके अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन भी इस बेंच में क्योंकि सरबराही कर रहे थे, आपको पता है वो तो बड़े काबिल जज हैं। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, जबकि वो निगरान जज भी थे जो ट्रायल चल रहा था उस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ का, जिसके नीचे अरशद मलिक को वीडियोस दिखा के फैसले लिए जा रहे थे। जज बशीर के कमरे से ISI के कर्नल निकल रहे थे, लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन पता नहीं कैसे निगरानी कर रहे थे, उनके इल्म में ये नहीं आ सका। तो बहरहाल अब हम बात करते हैं इन अपने साथी साफियों। तो बाय द वे जो तीसरे जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, वो भी बड़े काबिल जज हैं। उन्होंने 63A में अ सॉर्ट ऑफ रीराइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया हुआ है, जो जिसकी वजह से फिर पंजाब में PTI की वापसी हुई थी। तो बहरहाल अदील बताइएगा, देखिए इलेक्शन कमीशन ने एक वर्बल ऑर्डर के ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही का तैनात करदा जो एक CCPO लाहौर था ग़ुलाम महमूद डोगर, जिसको वो थपकियाँ देते थे अपने दफ्तर में बुला के जब उसको फेडरल गवर्नमेंट वापस रिपोर्ट करने का कहती थी, तो उसको हटाने का मतलब वर्बल ऑर्डर पे दे दिया वो इजाज़त। ये क्या है? अब देखें, ये जहाँ तक मुझे समझ आया है, आप लोग भी मेरे साथ ही कोर्ट रूम में थे, कि इलेक्शन कमीशन की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे ज़ाहिर यही होता था कि उन्होंने जो भी किया है वो लीगल किया है। और एक उनसे गलती ये हुई है, जो वर्बल ऑर्डर था या उसके बाद जो उसको उन्होंने तहरीरी शक्ल दी है वो उसका रिकॉर्ड उन्होंने आज अदालत में पेश नहीं किया। और इस पर उन्होंने वक्त भी मांगा है अदालत से। आज जो DG लॉ थे इलेक्शन कमीशन के और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, जिनको बोलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा था, वो बार बार कोशिश करते थे तो उनको चुप करवा दिया जाता था जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से। तो उन्होंने जब उनसे ये कहा कि हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, हम तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके सामने मज़ीद ले आएंगे, कुछ चीज़ें जो मज़ीद पूछनी है, डायरेक्शंस लेनी है चीफ़ इलेक्शन कमीशन से। तो अभी हमें यूँ लग रहा था जब जजेस आपस में कंसल्ट कर रहे थे कि शायद अदालत जो है वो समाअत मुलतवी करने जा रही है मुख्तसरन, या फिर 1-2 रोज़ का वक्फ़ा होगा। लेकिन हैरानकुन तौर पर अदालत ने जो फ़ैसला था उनके तबादले का उसको ही मुअत्तल कर दिया और उनको दोबारा ओहदे पर बहाल करने का कह दिया है। ये थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड ज़रूर है, लेकिन दूसरी जानिब देखें जो सबसे अहम हाईलाइट थी इस पूरे केस के अंदर, गुज़िश्ता रोज़ अव्वल तो बहुत से ऐसे सीनियर कानूनदान हैं जो ये मानते हैं कि एक आइनी इदारे के सरबराह को एक ट्रांसफ़र के मुकदमे में इस तरह तलब करना, जैसा कि कल इलेक्शन कमिश्नर को किया गया है, वो गैर ज़रूरी है। गैर कानूनी तो बिल्कुल नहीं है, अदालत के पास इख्तियार है, लेकिन एक गैर ज़रूरी प्रैक्टिस थी। और उसमें जब उनको वो पेश भी हुए और उन्होंने एक जेस्चर पेश किया, अदालत के सामने ज़ाहिर किया। उसके बाद कल अदालत ने जो मामला था ट्रांसफ़र का, इससे थोड़ा सा बाहर निकलकर अदालत ने जो इलेक्शंस का इनेकाद है उसके ऊपर बात करना चाहिए। और उसके ऊपर बार बार उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे, जिस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने भी बिलाखिर अदालत को ये बताया कि बहुत सी रुकावटें हैं,
फ़ौज की जानिब से फ़ौज नहीं दी जा रही, आपकी जानिब से यानी अदलिया की जानिब से आरओज़ प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, सेंसस का इशू है, हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे, जिस पर अदालत ने उनको कहा कि आप कल तमाम ये चीज़ें जो हैं वो तहरीरी शक्ल में जो आपके पास चीज़ें हैं, रिकॉर्ड है, वो लेकर आएँ। और शाम को एक आर्डर पेश होता है, जारी होता है, और उस आर्डर के अंदर किस्सा बिल्कुल ही उलट हो जाता है और मामला जो है वो चीफ जस्टिस को रेफ़र कर दिया जाता है इलेक्शंस की हद तक। और ये बात मदई सुस्त गवाह चुस्त, पीटीआई अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंची नहीं, लेकिन मोज़ेज़ जज साहिबान को एहसास है कि ये इलेक्शन तो टाइम पर होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल इलेक्शंस तो वैसे भी टाइम पर होने चाहिए। आज भी जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि टिक टॉक घड़ी जो है वो हम लोग टिक टिक सुनते थे, वो आज उन्होंने टिक टॉक उसको चला दिया। टिकटॉक की वीडियोस जस्टिस मुनीब अख्तर मोज़ेज़ देखते होंगे रेगुलर, बड़ी मजे की वैसे वीडियोस होती हैं उस पर, तो वो देखते इसमें जो मेरे लिए एक कैच था इस पूरे सिनेरियो के अंदर, अगर कल की प्रोसीडिंग्स को देखें, मरियम भी इसको करेंगी, और आज की प्रोसीडिंग्स को देखें, कल जो ऑर्डर आया है उसके बाद तासुर ये मिलता है, क्योंकि कल समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, मुझे टेम्परेचर है, तो अगर इजाज़त दें आप लोग मुझे तो मैं कल यहाँ पर ना आऊँ, मैं अपनी जगह किसी और शख्स को इलेक्शन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन या किसी और को भेज दूँगा और वो आप जो भी आर्डर देंगे उसके ऊपर वो अमल करेंगे। तो जस्टिस इजाज़ुल हसन काफ़ी एंशियस थे, उन्होंने कहा कि नहीं आपको खुद ही आना है, आप इदारे के सरबराह हैं, आपको हम तसल्ली से यहाँ पर बिठाएंगे और आपसे फिर बातचीत होगी। तो उन्होंने कहा ओके। और शाम को जब ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के अंदर उनको तलब करने का कोई जिक्र ही नहीं है, ना उनके पेश होने का कोई जिक्र है, और जो मामला है वो भी चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है। सुबह जब मुझे मिले हैं एडिशनल अटॉर्नी जनरल यहाँ पर, तो मैंने उनसे पूछा कि आ रहे हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा ऑर्डर के अंदर आया ही नहीं है यार, वो कैसे आएंगे। मैंने कहा ऑर्डर के अंदर नहीं आया, तो कल तो अदालत ने उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कि कल हमने उनसे कहा था कि इनका आना बनता नहीं है। मैंने कहा आपकी तो उन्होंने बात मानी नहीं थी कमरा अदालत के अंदर, उन्होंने कहा था कि आप आएंगे ही आएंगे, और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आए। अदालत ने आज उनसे पूछा है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से वो क्यों नहीं आए, तो उन्होंने सिर्फ एक मुख्तसर सा जवाब दिया है कि उनकी तबीयत नासाज थी, मैं आया हूँ, और कार्रवाई आगे बढ़ी। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कोई इम्पोज नहीं किया कि हमने बुलाया हुआ था, जिस तरह का कल एक वावेला खड़ा रिजल्ट नहीं किया अपना कल का वर्बल ऑर्डर। बिल्कुल। और आज जो समाअत हुई है, आज की समाअत में जस्टिस मुनीब अख्तर थे, उन्होंने अव्वल तो ये कि उन्होंने काफ़ी हार्श एक लहजा अपनाया हुआ था और टूवर्ड्स सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, और उनसे बार बार वो एक ही बात पूछ रहे थे कि आप हमें येस और नो में बताएं, येस और नो में बताएं, और वो बार बार कोशिश कर रहे थे अदालत को जवाब देने की, और अभी वो बात करना चाह रहे होते थे, जस्टिस मुनीब अख्तर खुद ही एक और सवाल कर देते थे। बहरहाल अब पूरा आखिरकार हुआ यही है कि अदालत ने जो तबादला है उसको मुअत्तल कर दिया, उस फैसले को, और अब उनको बहाल कर दिया। अब मज़ीद आपको ये बताएंगे, इनके पास कुछ मज़े के अंदर रिमार्क्स भी हैं वो। आप भी थी मरियम कोर्ट रूम में, और आप ये सुन रही थी आज समाअत, जो अदील ने कहा भी कि कल की समाअत में मौजूद नहीं था, कि उन्होंने वर्बली कुछ और कहा लेकिन शाम को ऑर्डर उससे मुख्तलिफ आया। तो आज भी एक वर्बल ऑर्डर पर ही बहस हो रही थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्बल कैसे इजाज़त दे सकते हैं और वर्बली कैसे चल सकता है, जबकि वो कह रहे थे कि ये प्रैक्टिस नॉर्मल है, होता है। तो यहाँ पर भी तो अदालत में एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि वर्बल कुछ कहा जाता है, रिटन ऑर्डर कुछ आता है, तो वैसे लेकिन आज हुआ क्या, आप ज़रा बताएंगे, पहले एक्सप्लेन करेंगे आज कोर्ट रूम में हुआ क्या है। आज की जो समाअत थी ना, उसमें गुज़िश्ता रोज़ की समाअत के मुकाबले में एटमॉस्फेयर बहुत डिफरेंट था। कल एक बहुत चार्ज किस्म का माहौल था अदालत के अंदर, कि बस जजेस का ना मतलब वो इलेक्शन कमीशन को टाइम नहीं दे रहे थे, या उनको बस एक जवाब चाहिए था कि आप हमें ये बता दो कि आप इलेक्शन कब कराओगे, एक डेट दे दो। लेकिन आज अदालत बहुत काम थी, मतलब उन्होंने कल के मुकाबले में इतना ज़्यादा उस चीज़ को प्रेस ही नहीं किया कि आप कब इंतखाबात की डेट देंगे। जब भी इस पॉइंट पे आए, जैसे जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 90 डेज़ के अंदर आपने इंतखाबात कराने, और हर गुजरते सेकंड के साथ जो है वो आपके पास टाइम कम हो रहा है, 90 डेज़ करीब आ रहे हैं, तो उसके बाद भी उन्होंने इस चीज़ को प्रेस नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, ये मामला तो अब चीफ जस्टिस के पास है, तो हम इसके बारे में बात नहीं करते। और कल जितना जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो है वो इलेक्शन कमीशन हुकाम के साथ साथ बाकियों की सरजरिश की, उनसे सवालात किए, कानून के मुतालिक पूछे थे, आज उन्होंने सिर्फ एक दो जुमले कहे, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन कोई वर्बल ऑर्डर दे सकता है या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद बार जो है वो वर्बल ऑर्डर्स के बारे में जो है वो लिख चुकी है, तो आप उस पर भी हमें बताएं। लेकिन लेटर ऑन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को वक्त ही नहीं दिया कि वो किसी चीज़ का जवाब देते हैं। पूरी प्रोसीडिंग जो है वो उसको वाइंड अप करके उन्होंने CCPO जो है साबिक, उनको उनके ट्रांसफ़र को रोक दिया, और जिस तरह से भी वो
हालांकि ये जो इलेक्शन कमीशन का तरीक़ाकार है, अब ये समझ में आता है कि अगर इलेक्शन कमीशन के पास दोबारा रिटन तरीके से आता है निगरान हुकूमत की तरफ से कि वो इसी CCPO को बदल दे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई बेसिस नहीं रहेंगी, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर में कुछ भी ऐसा नहीं लिखवाया जिससे पता चले कि CCPO के जो ऑर्डर का तरीक़ाकार था उसमें आखिर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा क्या गलत किया था। सिर्फ ऑर्डर में जस्टिस एजाजुल एहसन ने यही लिखवाया कि इलेक्शन कमीशन से ये पूछा गया कि क्या इलेक्शन कमिश्नर अकेले कर सकते थे, तो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं पेश किया क्योंकि उनको वक्त ही नहीं दिया गया। फिर उन्होंने दोबारा ये कहा ऑर्डर के अंदर कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने इस बात का भी कोई रिकॉर्ड नहीं दिया कि वो वर्बली पहले उन्होंने नोटिफाई क्यों किया, लेटर बाद में क्यों लिखा, उसका भी रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन पेश नहीं कर सका, तो आपने इलेक्शन कमीशन को रिकॉर्ड पेश करने के लिए वक्त भी नहीं दिया। और मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगर कोई वकील पेश होता उनके DG लॉ या सेक्रेटरी के अलावा, तो वो शायद अदालत को बेहतर तरीके से जो है वो असिस्ट करता और फिर ये इस तरह का फ़ैसला खैर आ भी जाता, लेकिन शायद हालात जो थे वो थोड़े डिफरेंट होते। तो बहरहाल जो अदालत का गुज़िश्ता रोज़ का मूड था और फिर आज का जो मूड था, उसके इन बिटवीन जो कुछ हुआ है, ऐसा लगा कि उसके बाद थोड़े मोहतात हो गए और इस बारे में कमेंट करना नहीं चाह रहे। मैं समझ रहा हूँ आप जो बता रही हैं मरीम, लेकिन वैसे मैं चले अब बात हो ही गई है तो मैं वैसे पूछ लूँ आपसे, अदिल आप भी ज़रा बता दीजिएगा कि वो बारी बारी आप दोनों बताइए, क्योंकि मैं थोड़ा सा मुझे आपको पता ना इतना तजर्बा नहीं है। तो ये जो ऑडियोज़ आई हैं जिसमें एक ऑडियो मुबैना तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही की मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी से ही गुफ्तगू की है और वो उनके कहीं पास जाने का और मोहम्मद खान भट्टी उनके पास मौजूद है, वो आपको जो आज मैं तो जो ऑडियो सुन रहा था जो आज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी बहुत कम वैसे तो बोले, लेकिन उनके रिमार्क से मुझे तो लगा जैसे वो ऑडियो मैच हो रही है। क्या आप लोगों को भी लगा कि वो वही ऑडियो इन्हीं की है? कैसे लग रहा था आपको? आपने गुज़िश्ता रोज़ आबिद ज़ुबैरी की स्टेटमेंट देखी होगी, उन्होंने उस ऑडियो से इनकार नहीं किया, उन्होंने उस ऑडियो को सिर्फ डॉक्टर्ड करार दिया। तो अगर हम वो रूल सारी ऑडियोज पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो वी कैन से कि वो थे, अदरवाइज हम कुछ भी कह नहीं सकते। नहीं, आवाज़ तो हम लोग रोज़ सुनते हैं, मतलब आवाज़ का तो इतना खास फर्क नहीं लगा, लेकिन मे बी कि वो डॉक्टर्ड ही हो जिस तरह वो कह रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से तो कोई तरदीद या उसकी जो है वो तस्दीक नहीं। मज़ाहिर अकबर नकवी वाली वो जो ऑडियो है उसकी पूछ रहा था स्पेसिफिकली। में तो आपको पता है किसी को भी इबाम नहीं है, लेकिन बहरहाल नहीं है कि वही इबाम नहीं है, आवाज़ वही है, आवाज़ उनसे ही मैच करी थी। ठीक है। आपको दिल वो आवाज़ क्या मुख्तलिफ लग रही है? क्योंकि आपका चकवाल से ताल्लुक़ है, आप लोग इन चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं। आपके साबिक DGI सही भी रहे हैं, अभी भी साहिर शमशाद मिर्ज़ा आपके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, जस्टिस काजी अमीन भी रहे हैं। आप चकवाल का बहुत किरदार है पिछले कुछ अरसे में, तो मैं चाहता हूँ चकवाल की राय क्या है ज़रा बताएं। सर बात यह है चकवाल का तजर्बा क्या कहता है? मेरा तजर्बा तो यही कहता है, कल जब मैंने ऑडियो सुनी तो मुझे ऑडियो सुनते ही अंदाज़ा हो गया था कि ये आवाज़ तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी से मैच कर रही है, इसमें तो कोई मुझे डाउट नहीं था। मुझे जो मेरा वो कंसर्न है वो ये है कि हो सकता है कि हम सिर्फ एक आवाज़ मैच होने के ऊपर हम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये जो बात हो रही है बिल्कुल ठीक हो सकता है डॉक्टर्ड भी हो। जो बात मरियम कर रही हैं और ये सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने की, उन्होंने भी डिनाई तो नहीं किया अपनी ऑडियो को, उन्होंने कहा है कि बातों को तोड़ मरोड़ कर जो बात यहाँ की है वो यहाँ कर दी। शायद जस्टिस साहब के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो, लेकिन जो इनकी ऑडियो है उसमें और दूसरी ऑडियो में फ़र्क ये है कि इनकी ऑडियो में एक तसलसल नज़र आ रहा है। बहरहाल फॉरेंसिक होगा तो पता चलेगा। और आज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं वो खैर काफ़ी जिस तरह कल बोल रहे थे, जो रिमार्क्स कल उनकी तरफ से आ रहे थे, शायद उन्हें भी इस बात पे काफ़ी वो आप कह सकते हैं कि वो रंजीदा भी हैं और उन्होंने इस बात को शायद ऑब्ज़र्व किया है बहुत ज़्यादा जो ऑडियो चल रही है, जो कि एक गलत चीज़ है। आप एक जज हैं, वो समाअत कर रहे हैं, रिमार्क्स दे रहे हैं, चाहे आप उनके रिमार्क्स से एग्री करें या ना करें, शाम को एक साजिश के तहत आप ऑडियो जारी कर दें, ये भी तो मुनासिब नहीं है। आप उनके रिमार्क से डिसएग्री करें और शाम को वो डिसएग्रीमेंट ऑडियोज़ की सूरत में आ जाए। अच्छा, लेकिन वैसे अदिल आपने वो एक मजमून लिखा भी था पूरा, वो जो जस्टिस उमरताब बंदयाल ने एक एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे एक फ़ैसला जारी किया था जर्नलिस्ट के केस के अंदर कि वो ये जिसे कहते हैं लॉयर्स जो थे, जो सहाफ़ी जो थे, वो एक जज के आगे पेश होना चाह रहे थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के आगे, ठीक है, तो वो इस चीज़ को हाँ जी, तो उसको उन्होंने बड़ी एक्सेप्शन ली उन्होंने इसके ऊपर, ठीक है। तो अब क्या ये भी ऐसा नहीं है कि क्यों इनको जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के आगे क्यों चौधरी परवेज़ इलाही और PTI के लोग उनके ऊपर क्यों इतने ज़्यादा सदर सुप्रीम कोर्ट बार को भी पड़ी हुई है कि उन्हीं के वो बेंच में हों, तो क्या ये वैसा मामला नहीं है या ये बात दुरुस्त है? अगर ये बात दुरुस्त है जो ऑडियो में की गई है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ना सिर्फ एक जज के ऊपर बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि बेंचेस की तश्कील जिनका इख्तियार है। जैसा कि कल भी आपने एक मिसाल देखी, शाम को रेफ़र किया उनको नोटिस लेने के लिए और नया बेंच बनाने के लिए। अब असूली तौर पे
अंदरूने खाना अगर आप लोग इसको पब्लिक नहीं भी करते तो चीफ जस्टिस को ज़रूर चाहिए कि इस बात को इंक्वायर करे जो इल्ज़ाम लग रहा है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि ये इल्ज़ाम जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है और जो ऑडियो है वो शायद बिल्कुल ठीक है, हम ये भी नहीं कह रहे, लेकिन कम से कम एक चीज़ जब इतनी ज़्यादा उस पर बहस हो रही है कि सुबह शाम वो टीवी नेशनल टीवी पर चल रहा है बार बार और सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज की तस्वीर के साथ चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को कम से कम इस हद तक तो अपना जो इख्तियार है वो इस्तेमाल करना चाहिए कि जो हो रहा है इसको इंक्वायर तो करें क्या ये दुरुस्त है या नहीं है। अगर दुरुस्त नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें जो इस तरह की ऑडियोज़ को लीक कर रहे हैं और जजेस की और अदलिया की तज़हीक कर रहे हैं। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को इससे पर कोई इंक्वायरी तो कम से कम करनी चाहिए। लेकिन वैसे मैं एक ख़बर मैं दे दूँ वैसे चलते चलते, वो ये है कि कल की जबकि ये ऑडियोज़ आई हैं तो जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मुकम्मल खामोशी है, इवन कि कोई आयत और कोई आयत का तर्जुमा भी नहीं डाला गया, तो मुकम्मल खामोशी है वहाँ पर और कोई बात नहीं हो रही। तो देखते हैं कि कब मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल इस चीज़ को इस लायक समझते हैं कि इस किस्म के सवालिया निशान उठ रहे हैं, लेकिन पहली दफ़ा नहीं उठ रहे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।